हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू अवर चैनल। क्या हाल चाल? एकदम मस्त, मजे में। तो जहां तक आप वीडियो देख रहे हो तो मजे में होंगे, आपको किसी प्रकार की टेंशन तो होगी नहीं, और टेंशन होनी भी नहीं चाहिए। वर्तमान में चल रहा है एग्जाम टाइम साथियों, और एग्जाम टाइम पे आपको स्पेशली फोकस करना है कि प्रश्न कहां से आते हैं। ठीक है, तो आज अपन बायो में मैं आपको पढ़ा चुका था इससे पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने बस आपको क्या समझाया था कि इंट्रोडक्शन किनका, ग्रंथियों का इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं आपको इनको डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। कैसे? डिटेल से, एक एक चीज को गहराई से समझना और नोट डाउन करते चलना। ग्रंथियों को अपन आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम से समझा रखी है, आप पीछे वाले वीडियो को जाके देखो। पहले वहां ग्रंथियां याद करो, कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां है, कौन सी बहिस्रावी ग्रंथियां है, उसके बाद में अपन आगे समझ पाएंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट मैटर लिखाने वाला हूं आपको। देखो, मैंने आपको बाद में पढ़ाई थी अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पढ़ाई थी? अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब इंटरनल ग्लैंड, जो क्या करती है, अपने जो रस वगैरह जो भी बनाती है, इसको अपने पास ही रखती है, बाहर उसको नहीं बेचती है। जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया था, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पीनियल, याद आ रहा है कुछ? अग्नाशय जो मिक्स ग्लैंड थी, ये सारी, जैसे जनन ग्रंथियां, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथियों में आती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा के आ चुका था। अब इसका एक थोड़ा सा पॉइंट बाकी रह गया था, वो था कि की पॉइंट्स। जैसे आपको पूछ ले, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो, आप नोट करोगे अलग से। सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है? आप माइंड ना करें साथियों, ऑफलाइन क्लास में हमारे साथ बच्चे भी बैठे पढ़ रहे हैं, तो मैं इनको बोल रहा हूं। ठीक है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है? सबसे पहले आप लिखो, सबसे पहले ये लिखो। तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है हमारी थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी है। और सबसे छोटी जो है पीनियल। कौन सी है? पीनियल के साथ में प्यूस ग्रंथि को भी माना जाता है, तो ये दोनों लिख लेना आप। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल या प्यूस ग्रंथि होती है। ठीक है, आगे अपन देखें तो ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एच प्रकार की है? कैसे? उसका डायग्राम कैसा है? एच जैसा। तो मैं आपको समझा चुका था, बताओ याद होना चाहिए आपको। एच जैसी या इसी को बोलते हैं तितली जैसी। लिख लेना, नोट डाउन करना, प्रश्न आते हैं यहां से उल्टे पुल्टे। तितली जैसी, तो उस ग्रंथि का नाम बताओ जिसका आकार या तो एच जैसा है या तितली जैसा है। तो आपको बताया था मैंने, जब हमारे एक रसगुल्ले की गर्दन का डायग्राम बनाया था, तो गर्दन के डायग्राम में क्या बताया था? एच जैसा डायग्राम बनाया था। तो ये एच जैसी ग्रंथि कौन सी बताई थी? और इसके ऊपर 4 गुच्छे बताए थे, 4 गुच्छे वाली ग्रंथि अलग बताई थी। तो ये जो एच जैसी आकृति की ग्रंथि है, ये है हमारी अभी अपनों ने लिखी सबसे बड़ी ग्रंथि, यही हमारी एच जैसी है। कैसी है? यही हमारी एच जैसी है। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। इसी को बोलते हैं तितली जैसी। दिख रहा है, देखो इसके पंख, ये तितली जैसी है। आगे अपन देखें, एक ऐसी गजब की ग्रंथि लिखाने वाला हूं जिसके नाम से ही फेमस है। आपने सुना होंगे उसके नाम, जिसके नाम सुनोगे आपने, आपातकालीन ग्रंथि। ठीक है, आपातकालीन ग्रंथि सुना होगा नाम आपने। उसके बाद में उसी को बोलते हैं करो या मरो। गांधी जी का नारा फॉलो करती है, करो या मरो ग्रंथि। इसी को बोलते हैं करो या उड़ो ग्रंथि, करो या उड़ो ग्रंथि। इसी को बोलते हैं 3F ग्लैंड। इसी को बोलते हैं 4S ग्रंथि। ये सारे एक ही ग्रंथि के नाम है, और वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। बताओ कौन है? मैं बता रहा हूं आपको, वेरी मोस्ट आईएमपी कर लेना इसको। वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसके नाम से फेमस है। 1000 बार प्रश्न पूछा है, कौन सी शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है? तो आप आंसर लिखोगे जो किडनी में पाई जाती है वो है एड्रिनल। क्या है? एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। और इसी को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछ ले, आपके शरीर की थर्मामीटर वाली ग्रंथि कौन सी है?
जो थर्मामीटर का काम करती है। क्या बोला मैं, नाम ध्यान से समझना। थर्मामीटर ग्रंथि, थर्मामीटर ग्रंथि इसी के नाम है, इसी को बोलते हैं ताप नियंत्रक ग्रंथि। अरे भाई थर्मामीटर क्या करता है आपका, ताप नियंत्रण नहीं करता है, तो ताप नियंत्रक ग्रंथि। इसी को बोलते हैं सुपर मास्टर ग्रंथि। कौन सी, सुपर मास्टर ग्रंथि। तीन नाम है भाई, थर्मामीटर, ताप नियंत्रक और सुपर मास्टर। कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? सुपर मास्टर ग्रंथि है हमारी हाइपोथैलेमस। कौन सी है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को ये कहते हैं। ये नोट डाउन कर लेना, ये बेसिक पार्ट था, ये बेसिक पार्ट था। एक और ग्रंथि लिखाई थी मैंने, थाइमस। थाइमस की क्या पहचान है, ये सारी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां है। कौन सी है, अंतःस्त्रावी है। थाइमस ग्रंथि के बारे में क्या लिखना है, ये हमारी एक ऐसी ग्रंथि है जो उम्र के साथ क्या होती है, घटती है। जैसे कि सर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये ग्रंथि का आकार छोटा होता जाता है और ये पाई जाती है छाती में। आगे मैं आपको, आगे क्या मैंने इसे समझा स्ट्रक्चर में, फिर भी मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा और वहां बताऊंगा आपको। तो यहां लिख लो आप की पॉइंट में कि उम्र के साथ घटती है। उम्र बढ़ने पर, ऐसे लिख लो, उम्र बढ़ने पर यह आकार में घटती है। क्लियर हुए, ये पॉइंट्स क्लियर हुए आपके, हो जाने चाहिए। अब मैं आपको प्रत्येक ग्रंथि डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्रत्येक ग्रंथि आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, कौन सी ग्रंथि क्या होती है, कौन से हार्मोन्स। और हाँ, मेन चीज आपको बताने भूल गया मैं, ग्रंथियों के साथ साथ ही इस टॉपिक के अंदर आप हार्मोन भी क्लियर कर जाओगे। हार्मोन भी क्लियर कर जाओगे सारे के सारे, कि कौन सा हार्मोन कहां पाया जाता है, किस हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होती, कौन से हार्मोन की वजह से आपकी हाइट नहीं बढ़ती, कौन से हार्मोन की वजह से आप पतले रह जाते हो, कौन से हार्मोन से मतलब मोटे हो जाते हो। ये सारी चीजें आपको पता चलने वाली है। तो आप पेशेंस बनाए रखे, पूरे वीडियो में बने रहे। इस चीज का मैं रिवाइंड करवा रहा हूं, एक बार देख लेना, आपको याद हो गया होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड जो गर्दन में है। सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल या प्यूज ग्रंथि जो भेजे में है। उसके बाद जो ग्रंथि लिखा है मैंने, दो मेन ग्रंथियां लिखाई है, एड्रिनल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। उसके नाम ही इंपॉर्टेंट है। अधिवरक ग्रंथियों कहते हैं आपातकालीन ग्रंथि, करो या मरो ग्रंथि, करो या उड़ो ग्रंथि, 3F ग्रंथि, 4S ग्रंथि। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि वृक्क मतलब किडनी में पाई जाती है, और इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में एड्रिनल ग्लैंड। उम्र बढ़ने के साथ कौन सी ग्रंथि घटती है, वो है थाइमस ग्रंथि। तितली जैसी कौन है, यही हमारी थायराइड है, तितली जैसी, यही H जैसी है। उसके बाद में हाइपोथैलेमस की बात करें अपन, तो ये थर्मामीटर ग्रंथि है, ताप नियंत्रक ग्रंथि है, सुपर मास्टर ग्रंथि है। अब ये सुपर मास्टर क्यों है, इसका रीजन भी आगे पता चलेगा। ये सस्पेंस है, सरप्राइज है, पूरे वीडियो में बने रहो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो अच्छी बात है, हेडिंग लिखो आप, हेडिंग लिखो। मैंने क्या बोला, आप हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे प्रत्येक ग्रंथि, ठीक है, डिटेल वाइज कौन सी ग्रंथि में कौन सा हार्मोन होता है और कैसे वर्क करती है, किस हार्मोन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, बहुत अच्छे से आप समझने वाले हो। चलो तो हेडिंग में लिखोगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे थायराइड, थायराइड ग्रंथि। चलो थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे, गहराई से समझना भाई। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है आपकी गर्दन में। कहां पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है। और गर्दन में मैंने आपको बताया था H आकार की होती है, ठीक है। इसी के नीचे अपना विंड पाइप होता है, कौन सा, जिसको आप बोलते हो वायु नलिका, आपकी बॉडी का विंड पाइप होता है। और इसी से जुड़ा होता है, ये चीज आप क्लियर कर लेना, लैरिक्स, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, थायराइड ग्रंथि से ही जुड़ा होता है हमारा वायु नलिका, और वायु नलिका के ऊपर वाले छोर में होता है लैरिक्स, और लैरिक्स जिससे आप बोल पा रहे हो, मैं बोल पा रहा हूं, ये मेरे लैरिक्स की वजह से, ठीक है। इसी को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। आज मैं बोल पा रहा हूं तो लैरिक्स की वजह से। ये कहां जुड़ा हुआ है, विंड पाइप, वायु नलिका से। क्लियर हो रहा है आपको, ये नोट डाउन करो और आगे बढ़ो। थायराइड ग्रंथि में लिखना, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न आपको पता है, गले में पाई जाती है। जी सर, गले में पाई जाती है। अगला लिखना, ये भी मैं लिखा चुका हूं, तितली जैसी है, पहले लिख चुके हो। H जैसी है, ये आपने लिख लिया, ये भी आपने लिख लिया। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी है ये, क्या है ये, सबसे बड़ी, बोला था ना मैंने आपको बताऊंगा डबल,
वापस लिख लो, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, ये भी हो गया। इसका वजन, थायराइड ग्रंथि का वजन कितना होता है बताओ, वजन कितना होता है? नहीं पता, कहां से बताओ यार, बताओ तो, पता होता तो आप कहां पढ़ रहे होते। वजन लिखो, वजन लिख लेना 300 से 400 ग्राम, ठीक है, 300 से 400 ग्राम होता है थायराइड ग्रंथि का वजन। अब देखिए अपन, इसके अंदर एक हार्मोन निकलता है, इसके अंदर एक हार्मोन निकलता है, क्या बनता है, जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन, लिखने ना ध्यान से, सॉरी थायराइड ग्रंथि के नाम पे ही है, थायराइड हार्मोन। क्या नाम है उसका? थायराइड हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? ये हमारी थायराइड ग्रंथि करती है। अब थायराइड हार्मोन के अंदर ही आते हैं दो हार्मोन और, जिसको बोलते हैं T3 और एक होता है T4। क्लियर कर लेना, T3 और T4, ये दोनों इस ग्रंथि के अंदर 98% भाग से बनते हैं। 98% मतलब यूज करते हैं इस ग्रंथि का। अब अपन देखें तो सर ये T3 हार्मोन और T4 हार्मोन बॉडी में कहां काम आते हैं, इनके कार्य लिख लो आप, और कोई ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना, नहीं तो बायो में घुसने बैठे तो बहुत बड़ी चीज है। कार्य क्या क्या है T3 और T4 के? इनके कार्य है हमारी बॉडी में उपापचयी क्रिया को बढ़ाना। किसको? उपापचयी क्रिया को बढ़ाना, उपापचयी क्रिया को बढ़ाना। सेकेंड कार्य लिख लेना, पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखना। अपनी बॉडी में पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखना, पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखना। और एक और होता है तीसरा पॉइंट, बीएमआर रेट को रेगुलेट या कंट्रोल करना। बीएमआर रेट को कंट्रोल करना किसका काम है? किसका काम है भाई? थायराइड हार्मोन में जो T3 और T4 है, इन दोनों का काम है। बीएमआर रेट का फुल फॉर्म पूछा जाता है, लिख लेना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, यहीं तक अपन इसको रोकते हैं, पढ़ने को बहुत कुछ है। अब एक हार्मोन तो हो चुका है थायराइड हार्मोन। सेकेंड हार्मोन लिखो, सेकेंड हार्मोन कौन सा है? तो वो है हमारा कैल्सिटोनिन। कौन सा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये गजब का हार्मोन है भाई, ध्यान से समझना। कैल्सिटोनिन हार्मोन ये क्या करता है कि अपना जो ब्लड होता है, जब अपने शरीर में खून की कमी हो गई, किसके अंदर? हड्डियों में। जो बच्चा रनर होता है उसकी हड्डियां दर्द करने लग जाती है, वहां तक क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता। तो वहां पे क्या पड़ता है, बच्चे बोलते हैं कि, या डॉक्टर बोलता है कि सर भाई साहब आपकी बॉडी में क्या हो गया, कैल्शियम की कमी हो गई है। तो फिर वो जो गोलियां देते हैं ना, तो उस गोलियों से क्या होता है, ये हार्मोन एक्टिव होता है और ये क्या करता है, हमारी हड्डियों तक ब्लड लेके आता है। क्या लेके आता है? ब्लड लेके आता है। कहां से लेके आता है? तो जहां पर ब्लड होता है वहां से क्या लेके आता है? कैल्शियम लेके आता है। सॉरी, ब्लड नहीं लेके आता, कैल्शियम की मात्रा ये अपनी बॉडी में बढ़ाता है। कहां से? ब्लड से कैल्शियम को लेकर आता है। कौन लेकर आता है? कैल्सिटोनिन। ठीक है, ये चीज आप समझ लेना। अब इसका अपोजिट काम करने वाला भी कौन आगे आएगा, जो क्या करेगा, ये कहां लेके आ रहा है कैल्शियम? ब्लड से कैल्शियम लेकर कहां तक आता है? हड्डियों तक। ये फिट कर लेना अपने दिमाग में, जो हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाता है वो ब्लड से कौन पहुंचाता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। और एक ऐसा हार्मोन आगे पढ़ेंगे अपन जो क्या करेगा, हड्डियों से उल्टा करेगा, हड्डियों से कैल्शियम कहां लेके आएगा? ब्लड में लेके आएगा। ये चीज आप समझ लेना। तो अभी कैल्सिटोनिन हार्मोन में क्या दिख रहा है आपको? कैल्शियम। तो कैल्शियम को क्या करता है? नियंत्रण करने का काम करता होगा, नाम में ही कैल्शियम है। तो कैल्शियम को नियंत्रण करने का काम करता है कौन सा हार्मोन? कैल्सिटोनिन हार्मोन। और यदि हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी पड़ जाए तो कहां से लेके आएगा? बोलो, ब्लड से लेकर आएगा। चलो, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। और अपन देखें
तो ये कहां कहां पाया जाता है कैल्शिटोनिन हार्मोन? अरे बताओ भाई, आपके हड्डियों में कैल्शियम कहां कहां होता है? लोग तो बताते हैं सर हमारी बॉडी में कैल्शियम ही कैल्शियम है, तो भाई कहां है बताओ? तो ये आपके बोलो, नाखून, बाल, दांत, और बताओ, और बताओ कहां पाया जाता है? हड्डियां, हड्डियों में। तो इन सब जगह कैल्शियम पाया जाता है, दिमाग में फिट कर लेना। इसके साथ में ब्लड में भी होता है। तो नाखून में, बाल में, दांत में, हड्डियों में और ब्लड में, इन सब जगह कैल्शियम पाया जाता है। अरे आपके नाखून कैसे मजबूत है यार? ये कैसे कड़क है मेरा नाखून? कैल्शियम की वजह से। हड्डियां मजबूत क्यों है? कैल्शियम की वजह से। ये आपके दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। तो यहां हमारा कौन सा हार्मोन क्लियर हो जाता है? कैल्शिटोनिन हार्मोन। अब आप लिखोगे थायराइड ग्रंथियों की बीमारियां। वो बीमारियां लिखाने के लिए, इस ग्रंथि की बीमारियां लिखाने के लिए मेरे को इरेज करना पड़ेगा। इरेज करने से पहले मैं आपको रिवाइंड करा देता हूं। चलो गोली की तरह रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आपको बताया मैंने लोकेशन, किसकी लोकेशन? थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। हमारे गले में पाई जाती है एच आकार की, तितली जैसी होती है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो भी हार्मोन बनाती है अपने पास ही रखती है, दूसरों के पास नहीं भेजती, ठीक है। उसके बाद में अपन देखिए क्या लिखा है मैंने। इसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन में क्या होते हैं? दो हार्मोन बनते हैं, T3 और T4। T3 और T4 का क्या काम है सर? एक तो ये क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी में पानी को संतुलन बनाए रखते हैं। उसके बाद में सर उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में सर बीएमआर रेट एक रेगुलेट करता है। एक हमारी बॉडी में होती है बीएमआर रेट, ठीक है। इसके अंदर अपन घुसेंगे तो और बड़ा टॉपिक है, आप डायरेक्ट याद रखो। बीएमआर रेट को क्या करता है? रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, जिसको अपन बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। यहां तक आप समझ गए। सेकेंड हार्मोन लिखा मैंने आपको कैल्शिटोनिन। कौन सा? तो सर ये क्या करता है? ब्लड से कैल्शियम को लेके आता है और हमारी हड्डियों तक पहुंचाता है, जिससे हमारी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा की कमी दूर हो जाती है। उसके बाद में सर कैल्शियम को एक कंट्रोल करता है, और यही हार्मोन हमारे नाखून में, बाल में, दांत में, खून में, इन सब जगह पाया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है। इसकी मैं बीमारियां और लिखाता हूं आपको, बीमारियां और लिखाता हूं। तो हेडिंग लिखो आप, थायराइड ग्रंथि की बीमारियां। 2-3 बीमारियां होती है इससे, ठीक है। आपके दिमाग में आ ही चुका है एक बीमारी, तो बताऊं कौन सी? बताऊं? आयोडीन की कमी वाली बीमारी आपके दिमाग में दौड़ रही होगी, घेंगा रोग। सुना है? ये आपने थायराइड ग्रंथि के अंदर ही सुना होगा। तो सबसे पहले यही लिख लो आप, सबसे पहले यही लिख लो, घेंगा रोग। फर्स्ट डिजीज लिखोगे आप, घेंगा रोग। घेंगा रोग में क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है साथियों? इसको अंग्रेजी में ग्वाइटर बोलते हैं, ये भी लिख लो आप, ये आपको बताता हूं। ग्वाइटर डिजीज, थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। इसमें क्या हो जाता है? जो हमारी ग्रंथि है इसका आकार बढ़ जाता है। अरे आपने देखा होगा यार, गले में सूजन हो जाती है, इतना बड़ा गला हो जाता है ऐसे सूज के, उसको बोलते हैं घेंगा रोग, ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। इस चीज को समझना ध्यान से। ये हुआ कहीं से? आपकी बॉडी में क्या हो गई? आयोडीन की कमी। आयोडीन बोले तो, आयोडीन बोले तो, हाँ आयोडीन की कमी, ये जिसको बोलते हैं NaCl, नमक की कमी। इसीलिए जिनको ये बीमारी होती है उनको कहा जाता है आप नमक खाओ अधिकतर, ठीक है। अब ध्यान दे लेना, एक और होता है, ये रोग होने का क्या कारण है? अभी मैंने एक हार्मोन लिखा था आपको, कौन सा? थायराइड हार्मोन, और इसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन था, अभी आपको पढ़ा के लाया मैं, वो नहीं बनता है तो आपको घेंगा रोग होगा भाई, क्योंकि आपकी थायराइड ग्रंथि पे कोई कंट्रोल करने वाला है ही नहीं। तो थायराइड हार्मोन, हार्मोन लिखना है ना भाई, हार्मोन नहीं बनता है। अब अगला रोग लिखोगे आप, जड़वा मनता, ठीक है। ये एक अलग अलग प्रकार का रोग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लिख लो जड़वा मनता, और पढ़ते थे इसको है जड़वा मानता, मंत्र जो भी पढ़ते हैं इसको, अब आपके हिसाब से रिलेट कर लेना। ये रोग होता है बच्चों में, बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। ये भी किसकी वजह से? थायराइड ग्रंथि में यदि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही हो
या इन हॉर्मोन्स की कमी से, किन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन हुआ, इसकी कमी से ही ये रोग होता है, याद रख लेना। थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। और किस में होता है ये होता है बच्चों के पेट में होता है। और इसमें बच्चों में क्या हो जाती है, मानसिकता की कमी, मतलब सोचने समझने की शक्ति कमजोर। आगे बढ़ो, और कौन से रोग होते हैं। एक आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रोग, वो भी थायराइड हार्मोन की कमी से होता है, वो है माइक्सोडेमा। ये रोग है ना, आपने सुने नहीं है परंतु एग्जाम में जरूर देखोगे आप। माइक्सोडेमा रोग ये क्या होता है सर, ये पाया जाता है फीमेल्स में। फीमेल मतलब पुरुषों में, हाँ महिलाओं में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है ये। और इसमें क्या होता है, महिलाओं का वजन बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है। और अब सुनना, वजन तो बढ़ रहा है पर बॉडी के लिए हानिकारक क्या है, इसमें क्या होता है, महिलाओं में ओवा नहीं बन पाता है। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब अंडे नहीं बन पाते हैं, और उसे ही अपन कहते हैं बांझपन। क्या कहते हैं, बांझपन। ओवा बोले तो अंडे नहीं बनते हैं, और माइक्सोडेमा रोग से ही ये सिस्टम होता है, और वह महिलाएं क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, आगे देखे, ये रोग मैंने जहां तक महिलाओं में तो नहीं देखा, परंतु मेरे गांव में एक बकरी को जरूर देखा था मैं। ठीक है, बकरी ऐसे हो गई थी राक्षस जैसी, परंतु वो क्या नहीं हो पा रहे थे, उसके ओवा नहीं बन पा रहे थे। ये वहां पे मैंने रिलेट किया था, पर ये रोग होता है महिलाओं में, फीमेल्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है, इसमें स्किन ड्राई भी होने लग जाती है। स्किन ड्राई बोले तो त्वचा फटने लग जाती है इसी रोग में, स्किन ड्राई। ठीक है, और ज्यादा रामायण में नहीं घुसना। अगला लिखो, इसी की कमी से एक और रोग होता है, हाशीमातो रोग। इसमें क्या हो जाती है, इसमें जो अपनी फॉलिक्स सेल होती है लेरिक्स के पास, अपनी थायराइड ग्रंथि के अंदर, ये हो जाती है नष्ट। क्या हो जाती है, नष्ट। तो आप डायरेक्ट लिख लो, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। क्या लिखोगे, थायराइड, इस रोग में थायराइड की आत्महत्या होती है, मतलब अपनी थायराइड ग्रंथि ही खत्म। किस रोग की वजह से, हाशीमातो रोग की वजह से। तो यहां पे खत्म होती है हमारी कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के हार्मोन कंप्लीट हो गए, थायराइड ग्रंथि का बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, थायराइड ग्रंथि के रोग क्लियर हो गए। कौन कौन से रोग लिखे अपनों ने, घेंगा लिखा अपनों ने आयोडीन की कमी की वजह से, इसे अंग्रेजी में ग्वाइटर कहते हैं। इसका आकार क्या हो जाता है, इसमें आकार बढ़ जाता है। किसका आकार बढ़ जाता है, गर्दन में यहाँ पे आकार बढ़ जाता है। किसका, इस ग्रंथि का आकार बढ़ने से ऐसा गला सूज जाता है। किसकी वजह से, NaCl की कमी की वजह से। और उसके बाद में अपन देखें, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, जड़वा मनता रोग। ये होता है बच्चों में, बच्चों के पेट में। ठीक है, और बच्चों की क्या कमजोर हो जाती है, मानसिकता। एक रोग होता है माइक्सोडेमा किसमें होता है, फीमेल्स में। क्या होता है, वजन बढ़ने लग जाता है, ओवा नहीं बन पाता, इसी को हम क्या बोलते हैं, बांझपन। और क्या हो जाती है, स्किन ड्राई। क्लियर होगी बात। एक होता है हाशीमातो रोग। देखो इनके अंदर इंपॉर्टेंट जो रोग है ना, घेंगा और हाशीमातो, इतना याद रखो आप। कौन कौन सा, घेंगा और हाशीमातो, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हमारी थायराइड ग्रंथि पूरी नष्ट हो जाती है। यहाँ पे खत्म अपनी थायराइड ग्रंथि। हेडिंग लिखोगे आप, पैराथायराइड। देखो एक टॉपिक बहुत बड़ा साथियों, इस वीडियो में भी क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी ग्रंथियां है। उसके बाद में इनके हार्मोन्स हैं, जिनको डिटेल से अपन को पढ़ना है। मैं ना एक चैप्टर नहीं पढ़ा था, एक चैप्टर में 10 चैप्टर क्लियर होते हैं आपके, क्योंकि हार्मोन एक अलग टॉपिक है, ग्रंथि एक अलग टॉपिक है, इनके वर्क एक अलग टॉपिक है। मैं सभी को एक ही टॉपिक में आपको क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोड ना ले, आपके यूं मान के चलो कि ओवरऑल टॉपिक होंगे 10 से 12 टॉपिक, और 12 टॉपिक में आप क्लियर कर जाओगे 36-35 टॉपिक। ये ध्यान दे लेना, क्योंकि मेरे पास सारे चैप्टर बड़े बड़े हैं और इन चैप्टरों को एक साथ क्लियर करता हूं, तो इससे आपकी बायो बहुत जल्दी खत्म होने वाली। ठीक है, और आप हमारे मैथ्स के वीडियो भी जरूर देखा करें, जिससे क्या हो, आपकी गणित भी क्लियर रहे, और बहुत जल्दी वापस आपकी रीजनिंग की और जीके की क्लास रेगुलर लगने वाली है। तो आ जाओ पैराथायराइड ग्रंथि पर। हेडिंग लिखो, पैराथायराइड ग्रंथि। चलो
इसके बारे में समझते हैं, ये क्या चीज है। तो ये भी मैंने बताया था बेसिक स्ट्रक्चर में, जब एज बताया था कि ये तो थायराइड ग्रंथि है, इसके माथे पे बताई थी मैंने 4, वो कौन थी, पैराथायराइड। कौन सी ग्रंथि थी, पैराथायराइड। तो सबसे पहले लिखो, ये भी गले में पाई जाती है, ये भी गले में। संख्या में कितनी होती है बताओ, संख्या में कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। आगे समझते जाओ। ये एक हार्मोन बनाती है, कौन सा हार्मोन बनाती है, लिख लो, पैराथायरोक्सिन हार्मोन। ये एक हार्मोन बनाती है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। इसी को कहते हैं कोलिप्स हार्मोन। इसी को कहते हैं कोलिप्स हार्मोन। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, और बस यहीं पे आपकी ग्रंथि खत्म होने वाली, कोई इतना डिटेल नहीं पढ़ना है इसके बारे में। पैराथायराइड मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा था कि यहां पर एक हार्मोन लिखा था, कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। क्या लिखा था, मैंने ऑफलाइन बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, क्या लिखा था मैंने उसमें, क्या काम करता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, वो कहां से कैल्शियम को लेके आता है, रक्त से। रक्त से कैल्शियम को लेके कहां आता है, हड्डियों तक। अब उसका उल्टा काम ये करेगा, क्या काम करेगा, तो लिख लो, कैल्सी जो टोनिन हार्मोन है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या होता है, का विपरीत होता है, का विपरीत होता है। तो ये क्या करेगा साथियों, बिल्कुल उल्टा काम करेगा। जो कैल्शियम की मात्रा है वो हड्डियों से ब्लड तक पहुंचाएगा। बस इतना सा आपके दिमाग में फिट कर लो। क्या करेगा सर, कि जो कैल्शियम है ये हड्डियों से निकाल के लाएगा और किसको देगा, ब्लड को देगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नींद आ रही है। चलो, नींद से जागो और अपने सपनों के पीछे भागो, नहीं तो आप भागोगे कमठाना के पीछे, फिर 250 रुपये 300 रुपये अल्लाह के नाम पे दे बाबा, तो वो आपके साथ ना हो, इसलिए पढ़ लो, ठीक है। आज या तो समय को सोना बना लो या सोने में गुजार दो। ऐसी ठंड हर साल आएगी, और ठंड लगते ही अपन अंदर बिस्तर में मत घुसो, अपने एक एक सेकंड को कीमती समझो और पढ़ाई पे ध्यान दो। ध्यान दो साथियों, अभी कंपटीशन का युग है और जॉब का युग है, जिसमें आपको जॉब मिलेगी। पैराथायराइड ग्रंथि अपन खत्म कर चुके हैं, तीसरी ग्रंथि अब अपन पढ़ेंगे, उस पर अपन फोकस करते हैं। ये चीज क्लियर हुई। पैराथायराइड ग्रंथि एक हार्मोन बनाती है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन, इसी को बोलते हैं कोलिप्स हार्मोन। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी जगह गले में पाई जाती है। कैल्शियम को क्या करती है, हड्डियों से लेकर ब्लड को पहुंचाती है। और ये किस हार्मोन का विपरीत काम कर रही है, कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन कहां पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि में। कहां पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि। खत्म, ये ग्रंथि भी हमारी क्लियर। हेडिंग लिखोगे आप, कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, अभी तो बोला अधूरो, लिखो अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि पे अपन चल रहे हैं साथियों, आप नोट डाउन जरूर करें। चलो पानी भर के लिया, थोड़ा पानी पीना है मेरे को। चलो लिखना इसमें। अब सबसे पहले अपन देखें तो ग्रंथि, इस ग्रंथि की खोज किसने की, ये है ना, मैं आपको बता देता हूं, ये ग्रंथि इतनी इंपॉर्टेंट है ना अदर ग्रंथियों से बहुत ज्यादा। क्यों है ये आपको आगे बताऊंगा, पहले आईएमपी कर लो इसको, इस ग्रंथि को आईएमपी कर लो। इसमें अपन खोज करता पढ़ेंगे, इसी के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि क्या बनाती है, ये क्या बनाती है। इसी में अपन पढ़ेंगे इसका आकार, आकार कैसा होता है इसका, इसको कौन सी ग्रंथि कहते हैं, कौन सी ग्रंथि कहते हैं। चलो ये पहले अपन लिखते हैं, तो लिखो आप लोग, इसके खोजकर्ता लैंगरहेंस। लिख लेना, खोजकर्ता में लिख लेना आप
लैंगरहेंस। देखो खोज करता लैंगरहेंस से, इसीलिए इसकी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कोशिकाओं को कहते हैं लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं। क्या कहते हैं? इसकी कोशिकाओं को कहते हैं लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं। इस प्रकार से नाम आता है किसकी कोशिकाओं को? अग्नाशय ग्रंथि कोशिकाओं को। क्या बनाती है ये? देखो ये जो ग्रंथि है ना, ये मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है कि एक तो है अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहलाती है ये, और यही ग्रंथि बहिस्रावी भी कहलाती है। तो ये दोनों मिलकर किनका निर्माण करती है? रस का, एंजाइम का और हार्मोन का। इसका मतलब अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो इन तीनों का निर्माण करेगी, रस, एंजाइम और हार्मोन। समझ में आ रही बात? तो ये तीनों बनाती है, रस, एंजाइम और हार्मोन। अब अपन बात करें इसके अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? इसमें 3 तरह की कोशिका होती है। कितनी कोशिका होती है? 3 कोशिका। इस चीज को समझना, कौन कौन सी 3 कोशिका होती है? अरे यार क्या हो रहा है? 3 कोशिका होती है। एक तो होती है अल्फा, एक होती है अल्फा कोशिका, एक होती है बीटा कोशिका, और एक होती है कौन सी कोशिका? गामा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा नहीं है ना, अल्फा, बीटा और गामा। अब अल्फा जो कोशिका होती है वो बनाती है कौन सा हार्मोन? ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो, ग्लूकोन हार्मोन। ग्लूकोन हार्मोन। ठीक है साथियों। तो बीटा कोशिका अपन देखें तो बीटा कोशिका कौन सा हार्मोन बनाती है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया है। मैं आपको कोई डिटेल में नहीं लिखा रहा हूं, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत से बच्चों को डिटेल लगता है, ये डिटेल जब एग्जाम में दिखता है ना सामने तो तब हवाइयां उड़ जाती है। लिखना, जो हमारा गामा वाली कोशिका है इसमें सोमेटोस्टेरिन, सोमेटोस्टेरिन हार्मोन, सोमेटोस्टेरिन हार्मोन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि अग्नाशय ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? सर ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित बोले तो अंतःस्रावी भी है, बहिस्रावी भी है। ये तीनों का निर्माण करती है। इसकी कोशिका भी 3 है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा कौन सा हार्मोन बना रही है? ग्लूकोन, और अपना बीटा इंसुलिन हार्मोन, और शायद इसको गामा बोलते हैं, डेल्टा, जो भी आप देख लेना। ये बना रहा है हमारा सोमेटोस्टेरिन। चलो, इसके खोजकर्ता कौन है? लैंगरहेंस। इसलिए कोशिकाओं को क्या कहते हैं? लैंगरहेंस की द्वीपिका है, और ये तीनों का निर्माण करती है, रस, एंजाइम और हार्मोन का। अब एक एक चीज को समझ लो आप। इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है? ग्लूकोन हार्मोन क्या काम करता है? और सोमेटोस्टेरिन का क्या काम है? ये अपन नोट डाउन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं ना साथियों, वैसे ही आपको कॉपी में लिखना है, जिससे क्या हो, लंबे समय तक याद रहे कोई भी चीज। चलो, तो सबसे पहले हेडिंग लिखो आप, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, समझो साथियों। देखो, आपको ये तो पता है ये किसमें पाया जाता है? बीटा कोशिकाओं में। तो सबसे पहले लिख सकते हैं बीटा सेल्स में पाया जाता है, बीटा सेल्स में होता है। उसके बाद में क्या लिखोगे? इसकी खोज किसने की? आईएमपी कर लेना भाई, खोज आईएमपी कर लेना इंसुलिन की। वो है बेटिंग व बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। उसके बाद में इसी के अंदर जिंक तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? जिंक तत्व पाया जाता है। यह दिमाग में फिट कर लेना। इसका कार्य क्या है? व्हाट इज वर्क ऑफ इंसुलिन हार्मोन, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, यह आपको क्लियर करना है। इसका कार्य साथियों, जो ब्लड में हमारा ग्लूकोज होता है, ब्लड में जैसे कोई भी चीज आपने खाई, जैसे कि आपने दूध पिया या कोई भी ऐसी ग्लूकोज की चीजें जिससे आपको ग्लूकोज मिले, तो ब्लड में जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके बनाता है ये ग्लाइकोजन,
नोट कर लेना। इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को बना रहा है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और ग्लाइकोजन में बदलने के बाद ग्लाइकोजन ये स्टोर होता है कहां पे जाके, ये स्टोर होता है कहां पे, लीवर हुआ या आपका एडिपोस टिश्यू हुआ। ये एडिपोस टिश्यू में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ये वहां पढ़ेंगे अपन हड्डियों में। हड्डियों में आपने देखा बीचों बीच में छेद होते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग, तो बीचों बीच में छेद नहीं होते हैं, वो जो पोला जो एरिया होता है जिसको अपन बोलते हैं एडिपोस टिश्यू, उसमें भरा होता है वसा। क्या भरा होता है, वसा। और वो वसा ही कहलाता है ग्लाइकोजन। क्या कहलाता है, और ये कुछ वसा कहां भरा होता है, लीवर में। और लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत। तो इसका क्या कार्य है आप समझ चुके हो। ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट किस में करता है, ग्लाइकोजन में। अब सेम इसका एक उल्टा हार्मोन होगा जो क्या करेगा, ग्लाइकोजन को वापस क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा साथियों, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं, यह चीज समझ में आ गई। यदि अपने बॉडी में ऐसा सिस्टम नहीं हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा है, अपने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन नहीं बना रहा है, तो वहां चक्कर पड़ के क्या हो जाएगा, बीमारियां होने लग जाएगी। तो बीमारियां ही लिखेंगे अपन, इसकी कमी से रोग। तो इसकी कमी से रोग आपने सुना होगा लोगों के अंदर शुगर की बीमारी। क्या सुना होगा, शुगर की बीमारी, जिसको बोलते हैं मधुमेह रोग। क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग। ये आप समझ लेना, मधुमेह रोग, जिससे क्या होता है, इसकी कमी से रोग। किसकी कमी से हो रहा है ये, इंसुलिन की कमी से। अब देखो ये दो प्रकार के होते हैं साथियों, मधुमेह रोग जिसको डायबिटीज बोलते हैं अपन। एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। अब दोनों में समझना, टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 जो रोग होता है ये प्रतिरक्षी तंत्र को खराब करता है बच्चों में। किसमें, बच्चों में पाया जाता है। और बच्चों में जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है। और इसी में लिख लेना आप, प्रतिरक्षी तंत्र बोले तो एक अपना ऑर्गन होता है जो अभी लिखा है मैंने अग्नाशय थोड़ी देर पहले। अग्नाशय पे क्या करता है, अटैक करता है बच्चे के अग्नाशय पे, अग्नाशय को प्रभावित। कौन सा वाला, टाइप 1 वाला। किसके अंदर टाइप 1, मधुमेह रोग, डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं शुगर की बीमारी, के बच्चों में नहीं होती। अरे भाई बच्चों में भी होती है, तो बच्चों में पता नहीं पड़ती, बच्चों में ये अग्नाशय पे इफेक्ट करती है। प्रतिरक्षी तंत्र किसे बोलते हैं अपन, अपना WBC को, जो क्या करता है, अपनी जीवाणुओं से रक्षा करता है। टाइप 2 रोग जो होता है ना, ये होता है दैनिक चक्र की वजह से। अभी आपने सुना होगा बहुत से लोगों में, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग मतलब एज में बड़े, जिन लोगों में क्या होता है, शुगर की बीमारी अपन देखने को मिलती है कि यार इसको शुगर की बीमारी होगी, ये जन्म से इतना बड़ा हो गया, शक्कर इतनी खाता है, मीठी चीजें इतने खाता है, इसलिए इसको शुगर हो गई। ऐसा नहीं है साथियों, ये होता है दैनिक चक्र की वजह से। यदि दैनिक चक्र में आप कुछ भी अनाप शनाप चीजें खा रहे हो, जैसे कि होता क्या है कि टाइम पे खाना ना खाना, सुबह कितनी बजे खाना खाना है वो भी फिक्स नहीं है, शाम को कितने बजे खाना खा रहे हैं वो भी फिक्स नहीं है, कुछ भी बाजार से उठा के खा लिया, तो ये क्या चल रहा है, दैनिक चक्र बिगड़ गया। दैनिक चक्र में जो चलना चाहिए ना वो नहीं चल रहा। 24 घंटे में कभी भी कुछ भी खा रहे हैं। अरे भाई ये अपना घर नहीं है जो कोई भी सामान लाया और रख दिया, ये अपना शरीर है। इसमें जो ऑर्गन्स है ना वो एक मशीन की तरह काम करते हैं। आप उसको टाइम टू टाइम दो। आपको भूख कब लगती है, जब आपको लगनी चाहिए, तभी आपके हार्मोन क्या बोलते हैं, आपको भूख लग रही है। और आप कभी भी खाना घुसेड़ रहे हो, जब भूख नहीं है तो भी घुसेड़ दिया, इसका मतलब अपना शरीर मशीन नहीं है। बीमारियां अपन खुद पैदा करते हैं, मन चाहे तब चीजें करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो दैनिक चक्र बिगड़ने की वजह से टाइप 2 रोग हमें होता है। समझ में आ गई बात। उसमें पूरी रामायण लिखना तो लिख लेना, टाइम पे खाना ना खाना, बाजार की अनाप शनाप चीजें खाना, कभी भी कहीं पे भी चले जाना, पार्टियां करना, मजे करना, तो उनके अंदर ये रोग पाया जाता है। तो यहां पर इंसुलिन की अपन बात करें तो एक और चीज लिख लेना कि डायबिटीज का लेवल कितना होना चाहिए एक साधारण मनुष्य में। यदि जो बीमार है उसका तो अलग है, पर साधारण मनुष्य में लेवल कितना होना चाहिए डायबिटीज का, इसको अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। किसको, मधुमेह रोग को। तो जो डायबिटीज रोग होता है ना साथियों, इसके बारे में अपन लिखने वाले हैं। तो इसके अंदर
यदि आप खाना खा रहे हो तो खाने से पहले इसका लेवल क्या होना चाहिए? खाने से पहले इसका लेवल कितना होना चाहिए डायबिटीज का, और खाने के बाद इसका लेवल आपकी बॉडी में कितना होना चाहिए? तो ध्यान से लिख लेना, डायबिटीज का लेवल 70 से 80 ग्राम, 70 से 80 ग्राम प्रति डीएल बोले तो डेसीलीटर ब्लड में इतना होना चाहिए। प्रतीक 70 से 80 ग्राम ब्लड जो है जिसमें कितना डेसीलीटर होना चाहिए, सॉरी प्रत्येक डेसीलीटर में 70 से 80 ग्राम क्या होना चाहिए? डायबिटीज होना चाहिए। अब अपन देखें खाने के बाद, तो प्रत्येक डेसीलीटर में खाने के बाद इसका मान हो जाएगा 180 ग्राम। ये दिमाग में फिट कर लेना, 180 ग्राम। तो यहां पे आपका इंसुलिन हार्मोन का पोस्टमार्टम क्लियर हो जाता है। अगला हार्मोन आपको मैं पढ़ाने वाला हूं वो है ग्लूकागोन, जिसको ग्लूकोन अपनों ने लिखा है, ठीक है। ये और अपन पढ़ते हैं, इसका कार्य पढ़ते हैं। हो सका तो इस क्लास को और आगे रखेंगे अभी, यदि मेंटेन हो पाए तो, नहीं तो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी अपन ग्लूकोन हार्मोन को और पढ़ेंगे। अब इंसुलिन हार्मोन को अपन रिवीजन कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर बीटा सेल इसको बनाती है, और इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही लोगों में शुगर की बीमारी होती है, जिसको मधुमेह रोग बोलते हैं या डायबिटीज बोलते हैं। मधुमेह रोग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बच्चों में टाइप 1, तो बच्चों का प्रतिरक्षी तंत्र क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। अग्नाशय पे ये क्या करता है? प्रभावित करता है। उसके बाद में टाइप 2 अपन बोल सकते हैं वयस्क बूढ़े व्यक्ति जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, कभी भी किसी भी समय कुछ भी खा लेते हैं, और टाइम टू टाइम खाना ना खाना, दैनिक चक्र के बिगड़ने से उनके अंदर ये रोग पनप जाता है, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखा अपनों ने अग्नाशय के अंदर लिखा थे 3 हार्मोन्स, ग्लूकोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेरिन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है ब्लड में ग्लूकोज जो होता है अपना, उसको कन्वर्ट किसमें करना? ग्लाइकोजन में। और यदि यह प्रक्रिया नहीं हो रही है तो आपकी बॉडी में कौन सा रोग हो चुका है? मधुमेह रोग। ये दिमाग में फिट कर लेना। अब ये ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है सर? ये हमको एनर्जी देता है बाद में, ये लीवर में और एडिपोज टिश्यू में क्या हो जाता है? स्टोर होता है। उसके बाद में डायबिटीज का खाने से पहले क्या लेवल होना चाहिए? 70 से 80 ग्राम प्रति डेसीलीटर में, और खाने के बाद क्या लेवल होना चाहिए? 180 ग्राम प्रति डेसीलीटर। इसकी खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन के खोज करता बेटिंग और बेस्ट है। कौन है? बेटिंग और बेस्ट। तो भाई अपने क्रिकेटर बैटिंग बेस्ट कब करते हैं? बैटिंग की बात कर रहा हूं। बैटिंग कब बेस्ट करते हैं? जब वो सूली पर चढ़े रहते हैं कि अब तो इंडिया हारने वाला है, इंडिया को जिताना है, तो सूली पे चढ़े रहते हैं, उसी समय उनको बैटिंग को क्या करना पड़ता है? बेस्ट करना पड़ता है। इसीलिए इस प्रकार से आप याद रख लेना, ठीक है भाई। यहां तक हम क्लियर कर चुके हैं। अगली हेडिंग आप ग्लूकोन हार्मोन लिखो, या इसी को बोलते हैं ग्लूकागोन। ये और अपन पढ़ते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये क्या काम करता है? चलो लिखना भाई, ग्लूकागोन, या इसी का नाम अभी मैंने क्या लिखाया? ग्लूकोन। हार्मोन। ये कौन सी कोशिका बना रही थी? बीटा सेल। कौन इसको रिड्यूस कर रही थी? बीटा कोशिका बना रही थी। बीटा कोशिका कहां पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है भाई। अब अपन सीधा देखें तो इसमें सीधा इसका कार्य लिखो। क्या कार्य लिखो सर? सीधा अभी आप पढ़ के आ रहे हो इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन का उल्टा काम करता है। इंसुलिन हार्मोन के विपरीत कार्य, मतलब क्या करता होगा? वो क्या करता है? वो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये ज्ञानी क्या करता है? ये ज्ञानी उसका उल्टा काम करता है, अपने ग्लूकोजन में से ग्लूकोजन को कन्वर्ट करता है वापस ग्लूकोज में। अब सर ये ग्लाइकोजन कहां से लेके आता है? जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बना रहा है, अरे वहीं जाता है। ये कहां पे? अब पहले बात तो ये आप मेरे को बताओ, ग्लूकोज क्या हो सकता है? क्यों पड़ी हमको?
कि सर लिख लो, आप पहले कार्य लिख लो, फिर आपको बताता हूं कि क्या करता है। अपना जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो ऐसा क्यों किया? अपनी बॉडी में कहां जरूरत है ग्लूकोज की? वापस भाई हमें ग्लूकोज की जरूरत है तो हम कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी हमने जूस पी लिया तो हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। अरे बेटा मेरी बात को गहराई से समझो, हम कब जूस नहीं पी सकते, कब अच्छा मतलब ये कुछ चीज खा नहीं सकते? जब हम फास्ट रहते। फास्ट बोले तो व्रत। यदि आप व्रत हो, मान लो आप नवरात्रे चल रहे हो, आप 9 दिन तक अखंड व्रत हो, तो आपकी बॉडी में तो कुछ खाना गया ही नहीं, तो आपको एनर्जी कहां से मिल रही है? आओ इधर आओ, यहां से मिल रही है। जो हमारा ग्लाइकोजन था ये पहले से भरा पड़ा था। क्या भरा पड़ा था? वहां स्टोर था। अब ये क्या हो रहा है, अब अपन को एनर्जी का आवश्यकता है, अपन कुछ खा ही नहीं रहे, अपन कुछ खा ही नहीं रहे, तो 9 दिन तक अपना शरीर कैसे चलेगा? ये ग्लाइकोजन अब वापस कन्वर्ट होगा, किसकी वजह से? ग्लूकागोन हार्मोन की वजह से। ये इस एनर्जी को निकाल के यहां लाएगा और फिर वापस ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज अपन को क्या दे देगा? एनर्जी दे देगा। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया हमारी बॉडी में होती है। तो सर ये बताओ आप, इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन क्यों बना रहा है? अरे मेरे भाई, जो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज खाई, मतलब इतना खा चुके हैं, इतना खा चुके हैं, इतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है जितना अपन खा चुके हैं। जैसे कभी कभी शादी में घुस जाते हो आप, 17-18 तरह की चीजें खा के आ जाते हो, और उसके बाद क्या होता है कि भाई 3 चीजों में आपका काम हो रहा था, आप 17 तरह की चीजें खा के आ गए, तो वो एक्स्ट्रा जो स्टोर होगा वो कहां होगा? वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी स्टोर होगी वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होकर ऑलरेडी रहेगी। वो एनर्जी आपको कुछ समय बाद वापस जब जरूरत पड़ेगी तब मिलेगी। जैसे ऊंट का नाम सुना होगा आपने, 1 से 1.5 महीने तक उसको पानी मत पिलाओ, तो उसके कुबड़ में वसा भरा होता है, उसकी एनर्जी से वो जी लेता है रेगिस्तान के अंदर। तो ये सब चीजें थी साथियों। यहां तक मैं आज की क्लास को स्टॉप रखूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो होगा और आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। और पहले बात तो ये लाइन कब सुन पाओगे? जब आखिरी तक आप देखोगे। ठीक है, तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारी क्लासेस देखते रहे, नोट डाउन करते रहे, और यदि कुछ आपको गलत भी लगता है तो आप बेझिझक बिना डरे कमेंट करें कि सर आपने गलत लिखा है, गलत पढ़ाया है, तो वहां हम करेक्शन करेंगे। क्योंकि देखो, जो आज कोई गुरु है तो वो भी कभी एक शिष्य हुआ करता था। तो शिष्य गुरु बन सकता है, परंतु अपना शिष्य जो था वो शिष्य का मतलब जो एरिया है वो नहीं बदल सकता। क्योंकि मैं आज शिष्य ही हूं किसी न किसी का, तो यूं मान के चलो मैं आपका शिष्य हूं। कुछ गलती दिखती है तो आप गलती कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, फिर आपका वापस अगेन धन्यवाद। वीडियो आप शेयर करें अपने साथियों में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद।